होगा कि 13 सितंबर से दोस्तों आपका एग्जाम है, ठीक है। तो उसी के लिए जो है हम लोग मिशन 71वीं बीपीएससी के लिए सभी जो है पीवाई की क्वेश्चन को लेके आए हैं। और ये दोस्तों वीडियो नंबर 1 होगा, इसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी का इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है, सभी क्वेश्चन को बारीकी से लिया गया है। सबसे पहले हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के जितने भी तथ्य हैं सभी को समाप्त करेंगे, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और कल सुबह से जो है दोस्तों आपके लिए जो है 25 दोस्तों साइंस का क्वेश्चन डेली वे में आता रहेगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। आगामी जो भी एग्जाम है, चाहे वो आपका दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो या ग्रुप डी का हो, उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और नीचे जो है मेंशन कर दिया गया है कि ये किस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 53वां से 55वां बीपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। देखिए, अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं तो यहाँ से दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा कि इसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब हम इसका डिस्कशन करेंगे तो आपको इसके जो है इर्द गिर्द में, इसीलिए इसको 360 डिग्री रखा गया है। 360 डिग्री सभी को डिस्कशन हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो आपको पता होगा 26 जनवरी, तो एक आपको याद रखनी है, यहाँ पर हुआ था क्या दोस्तों, लाहौर अधिवेशन। अच्छा, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कब होता है, 1929 ईस्वी में होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अच्छा, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू करते हैं, इसमें किसकी मांग करते हैं, तो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए याद रखनी है 26 जनवरी 1930 को, क्या बोलेंगे, 26 जनवरी 1930 को याद रखनी है, स्वतंत्रता दिवस मनाने का लक्ष्य रखता है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको पता होगा भारत आजाद कब हुआ है, 15 अगस्त 1947 को। जब से हम 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगते हैं। और इस दिन जो है हम लोग क्या मनाने लगे, गणतंत्र दिवस मनाने लगे। क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, और इस दिन से हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो यहाँ पर याद रखनी है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान में शामिल है। अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्तमान की परिदृश्य अगर हम लोग देखेंगे तो वर्तमान में तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन अगर मूल संविधान में देखेंगे तो 395 दोस्तों क्या था, आर्टिकल था। वहीं पर बात करेंगे 22 आपका भाग हो जाएगा, और 12 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अभी के परिदृश्य देखेंगे तो अभी इसमें 25 भाग हो गया है, ब जोड़ के, और 395 ये तो अभी लगभग जो है 450 के क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न से आपको जो 22 भाग दिए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाग है वो आपको देखना एकदम जरूरी है। अगर हम लोग बात करेंगे, पहला में क्या बोला गया है, भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या बोलेंगे दोस्तों, भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर भाग 2 की बात करेंगे तो इसमें किसकी चर्चा किया गया है, तो नागरिकता की चर्चा किया गया है, ठीक है। भाग 3 में आपको पता होगा किसकी चर्चा किया गया है, मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया। भाग 4 में आपका डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया गया है। भाग 4 के क में याद रखनी है, मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है। किसकी बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर भाग अगर 5 की बात करेंगे तो भाग 5 में संघ की बात किया गया है, ठीक है। भाग 6 में आपका राज्य की बात किया गया है, ठीक है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, इसमें संपत्ति का अधिकार था। भाग 8 में अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया गया है, किसमें दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। उसके बाद भाग 9 में आपका क्या बोलेंगे, पंचायत है। 9 के ख में अगर हम लोग 9 के क में अगर बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, नागरिकता, सॉरी, नगर पालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा। और 9 का ख जो है सहकारी समिति। वहीं भाग 11 को देखिएगा तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, केंद्र राज्य संबंध हो जाएंगे। वहीं पर भाग दोस्तों आप 15 को देखिएगा तो निर्वाचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग भाग दोस्तों याद रखनी है, भाग अगर 17 को देखेंगे तो भाग 17 में क्या है दोस्तों, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है, ठीक है। वहीं भाग 18 में क्या है दोस्तों, आपात उपबंध है। क्या बोलेंगे, आपात उपबंध। और भाग अगर 20 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन हो जाएंगे। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट थे, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मिलान करें। देखिए ये सूची के बारे में बताया गया है। तो अगर आप अनुसूची 7 को पढ़िएगा तो अनुसूची 7 में दोस्तों किसकी चर्चा किया गया है? सूची की बात किया गया है। और भारत में कितने प्रकार के सूची हैं? 3 प्रकार के। एक आपका होता है संघ सूची, एक आपका होता है राज्य सूची और एक आपका होता है समवर्ती सूची। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे संघ सूची में पहले कितने विषय थे दोस्तों? 97। राज्य सूची की अगर बात करेंगे तो पहले इसमें 66 विषय था और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे 47 विषय था, ठीक है। लेकिन अभी जो है क्या हुआ दोस्तों, 97 विषय से लेके ये कितना हो गया, 100 विषय। और इसका 5 विषय दोस्तों किस में चल गया, राज्य सूची का समवर्ती सूची में चल गया। तो यहाँ 61 बचा और यहाँ पर +5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 52 हो गया। तो अभी ये है, तो यहाँ पर देखिए संघ सूची 97 विषय, तो ए हो जाएगा। राज्य सूची में दोस्तों 66 विषय, सी हो जाएगा। समवर्ती सूची में 47, तो ये बी हो जाएगा। ये पहले के परिदृश्य से पूछा है, तो ए सी बी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाएगा। अगर अभी पूछेगा तो इस तरह का आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। तो निम्न शब्दों पर हमको विचार करना है और ये आपका सवाल जो हो जाता है किससे हो जाता है दोस्तों, प्रस्तावनाओं से सवाल हो जाता है। किससे हो जाता है, प्रस्तावनाओं से सवाल आपका हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को दोस्तों सार्वभौमिक, क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक, और याद रखनी है समाजवादी, यानी सबसे पहले हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी डी, और उसके बाद जो है याद रखनी है प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, लोकतंत्र बनाने की बात करते हैं। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पर से सी ये पहले हो जाएगा 1 नंबर, ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 3 नंबर हो जाएगा और ये 4 नंबर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी ए डी बी, सी ए डी बी हो जाएगा। सी ए डी बी यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, सी ए डी बी। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना से आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल बनते हैं। प्रस्तावना सबसे पहले जो है याद रखनी है, प्रस्तावना को प्रस्तुत संविधान सभा में किसने किया, तो याद रखनी है 13 दिसंबर 1946 को किया। और किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, इसको संविधान सभा ने कब स्वीकृति दिया, तो याद रखनी है 22 जनवरी 1947। क्या बोलेंगे, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली, ठीक है। ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना में याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और इसको संविधान सभा ने कब प्रस्तुत किया, 22 जनवरी 1947 को किया। अच्छा, प्रस्तावना में क्या संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और ये कब होता था, 1976 ईस्वी में। इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए, इसको याद करने का ट्रिक है एएसपी, यानी कि बोल सकते हैं अखंडता। क्या बोलेंगे, अखंडता हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है समाजवाद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समाजवाद हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो इनसे रिलेटेड बात था वो हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तभी तुरंत हमने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। अच्छा, वहां पर तो हमने प्रस्तावना से रिलेटेड सभी फैक्ट बता दिए। और यहाँ पर याद रखनी है प्रस्तावना में अगर बात करेंगे तो प्रस्तावना में दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है, ठीक है। और 2 प्रकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर समानता की बात किया गया है। तो ये सब एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका बीपीएससी जरूर प्रश्न उठाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है दोस्तों, तो याद रखनी है विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, क्या बोलेंगे, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, धर्म, विश्वास और उपासना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा और बोल सकते हैं उपासना हो जाएंगे, ठीक है। अगर न्याय की बात करेगा 3 प्रकार के न्याय हैं। एक हो जाएगा आपका आर्थिक न्याय, उसके बाद याद रखनी है एक आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय और एक आपका हो जाएगा राजनीतिक न्याय, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी पूछा जाता है। अगर समानता की बात करेंगे 2 प्रकार की समानता लिया है। एक आपका हो जाएगा प्रतिष्ठा, क्या बोलेंगे, एक आपका हो जाएगा प्रतिष्ठा और एक आपका हो जाएगा अवसर, ठीक है। यहाँ पर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए सभी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे, बस आप लोग ध्यान से बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। देखिए जब एक नया राज्य बनाना है दोस्तों, तो एक राज्य नया बनाने के लिए तो याद रखनी है इसमें क्या होता है, साधारण विधेयक होता है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 के क्लाउज 1 में बोला गया है कि कोई भी संशोधन अगर 2 और 3 के प्रावधान होते हैं तो वो कौन करेंगे, संसद करेंगे। और साधारण ब्याज, साधारण मतलब बोल सकते हैं कि साधारण मतलब अधिनियम के द्वारा करेगा, संशोधन के द्वारा करेगा। और इसको दोस्तों संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, ये चीज भी बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किंतु गैर नागरिकों को नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 5 ऐसे कुल मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय को अधिकार है, ना कि गैर नागरिक को, सिर्फ और सिर्फ भारतीय को अधिकार है। तो वो कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक होते हैं आपका 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये ऐसे 5 मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, ना कि विदेशी को। विदेशी हो जाता है आपका गैर नागरिक। तो यहाँ पर देखिए, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कितना में है? 19 में है, तो ये तो होगा। कानून के समक्ष समानता ये कितना में है? 14 में है। अल्पसंख्यकों का अधिकार ये 29 में है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। अब आप अपने अकॉर्डिंग से देख लीजिए कि कौन इसमें होगा, कौन नहीं होगा। तो 19 तो दोस्तों यहाँ पर है, 19 होगा। यहाँ पर देखिए 14 है, नहीं है। 29 है, 29 यहाँ पर है। तो ये 1 और 3 तो होगा दोस्तों, 21 नहीं है तो 21 नहीं होगा। तो ये कौन कौन होगा? 1 और 3 होगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। देखिए 19 का क्लाउज जब एक पढ़िएगा दोस्तों, या 19 का ए पढ़िएगा, तो इसमें बोला गया है बोलने की आज़ादी। क्या बोलेंगे? बोलने की आज़ादी दिया। ठीक है, बोलने की आज़ादी के साथ साथ याद रखनी है चुप रहने का भी आज़ादी दिया। क्या बोलेंगे? चुप रहने का भी आज़ादी दिया। और चुप रहने की आज़ादी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों याद रखनी है झंडा फहराने का भी आज़ादी मिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? देखिए एक संशोधन होता है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। और याद रखनी है शिक्षा को दोस्तों क्या किया गया? याद रखनी है मतलब कि मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, और शिक्षा को जो दिया गया 21 के क में जोड़ा गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर जो है शिक्षा अधिनियम आता है 2009 में, और इसको जो दोस्तों लागू किया गया, कब जोड़ा गया? तो याद रखनी है 1 अप्रैल, बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2010 में। क्या बोलेंगे? 1 अप्रैल 2010 में। तो देख लीजिए 1 अप्रैल 2010 है, तो 1 अप्रैल 2010 यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? यानी मौलिक अधिकार की चर्चा किया है। अगर आपको पता होगा मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार का था, लेकिन संपत्ति का अधिकार दोस्तों क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ठीक है, तो अभी कितने हैं? 6 प्रकार के। एक आपका होता है समानता का अधिकार। क्या बोलेंगे? समानता का अधिकार। उसके बाद होता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, उसके बाद होता है, याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे, एक होता है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद एक होता है शिक्षा का अधिकार। क्या होता है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार होता है। क्या होता है? शिक्षा का अधिकार होता है। ठीक है, और एक आपका होता है संवैधानिक उपचार। क्या बोलेंगे? संवैधानिक उपचार होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये किसी को कोई दिक्कत नहीं। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर बोल सकते हैं 19, 20, 21 हो जाता है, 21 तक है। ठीक है, और शोषण का अधिकार 22 से लेकर दोस्तों ये 24 तक होता है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, ये दोस्तों 22 तक है, ये 23-24 होता है। उसके बाद 25 से लेकर 28 तक है। शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30 तक है। और ये दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे संवैधानिक अधिकार जो है, ये दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सूचना का अधिकार ये नहीं है। शिक्षा का अधिकार तो है, ठीक है, काम करने का अधिकार भी है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 19 का जब पढ़िएगा दोस्तों डी आपको, तो 19 का दोस्तों डी कहता है घूमने का आजादी, और 19 का ई कहता है कहीं भी बच सकते हैं। और 19 का जब जी पढ़िएगा वहां पर देता है कि कोई भी व्यक्ति जो है काम कर सकता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर से बिल्कुल राइट आंसर होंगे। लेकिन याद रखनी है इसमें बी एवं सी दोनों राइट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? यह चीज बोला गया कि यानी कि डीपीएसपी जो है दोस्तों भाग 4 दोस्तों आपको पता है भाग 4 कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो आपको पता होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है इसमें कितना आर्टिकल है? 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल इसमें पाया जाता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये दोस्तों कितना में है? याद रखनी है 39 में है। नागरिक संहिता दोस्तों समान नागरिक संहिता कितना में है? 44 में। छोटे परिवार का मापदंड ये नहीं है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। तो यही 2 हो जाएगा, 1 एवं 2 हो जाएगा। तो 1 एवं 2 जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। एक बार हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 36 में क्या है, डीपीएसपी राज्य की परिभाषा। 37 में बोला गया है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में वाद योग नहीं होगा। ठीक है, 38 में बोला गया लोक कल्याणकारी के बारे में, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 40 में ग्राम पंचायत का गठन, 41 में बोल सकते हैं
कुछ दशा में सरकारी सेवा, 42 में प्रस्तुति सहायता या मातृक सहायता, 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, 44 में बोल सकते हैं समान सिविल संहिता, और 45 में अगर बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना, और 46 में दोस्तों SC/ST का उपबंध है, 47 में पोषण स्तर को बढ़ावा देना, 48 में कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण है, 48 का एक क है, इसमें याद रखनी है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण है। उसके बाद 49 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 49 में दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण है, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण है, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और बोल सकते हैं विदेशी समझौता है। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, किसकी बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, तो मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा भारतीय संविधान के मूल संविधान में एक भी नहीं था, मतलब 0 था, लेकिन एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितना जोड़ा गया दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन याद रखनी है 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया ये किसके, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर, क्या बोलेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया। और याद रखनी है एक जो है 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, जिसमें शिक्षा को दोस्तों याद रखनी है एक और मौलिक कर्तव्य हो गया। तो अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसमें क्या संशोधन किया गया, याद रखनी है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बात को ध्यान देनी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो दोस्तों कहां से लिया है, तो याद रखनी है रूस के संविधान से लिया है, तो ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों किसके करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पर पद पर कौन होता है। देखिए अनुच्छेद दोस्तों जब 65 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 65 यह बोलता है कि याद रखनी है भारत के राष्ट्रपति जब पद पर नहीं रहेगा, याद रखनी है भारत का जब राष्ट्रपति दोस्तों पद पर नहीं रहेगा तो उसके कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लेकिन वही जब अनुच्छेद 70 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 70 में यह बोला जाता है कि जब राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेगा तब दोस्तों उसके पद का निर्वहन कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो कौन हो जाएगा, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन करेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अच्छा, ऐसा कभी बार एक भी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है दोस्तों, और कौन बने हैं, तो याद रखनी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने हैं। कौन बने हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी बने हैं। ठीक है, ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन था, बर्मा था। व्यक्तिगत के रूप में अगर पूछेगा, व्यक्तिगत पूछा है, व्यक्तिगत में बर्मा हो जाएगा, और क्रम संख्या में ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, क्रम में हो जाएंगे 13वां हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। देखिए कोई भी अगर विधेयक होता है दोस्तों, मान के चलिए कि विधेयक तो बहुत सारा है लेकिन वो अधिनियम कब होता है, मान के चलिए कि अगर लोकसभा विधेयक पारित किया तो वो दोस्तों कहाँ जाएगा, राज्यसभा, और राज्यसभा किया तो कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आप बात करेंगे इसको दोस्तों बहुमत मिल जाता है तब इसमें राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, बाद में हस्ताक्षर करते हैं। और राष्ट्रपति के दोस्तों हस्ताक्षर के बाद जो है याद रखनी है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो लास्ट प्रोसेस कहां पर हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। जब तक कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा कोई भी विधेयक दोस्तों अधिनियम नहीं बनेगा। यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि सभी विधेयक दोस्तों अधिनियम नहीं होता है, लेकिन जितने भी अधिनियम है वो सभी के सभी क्या होते हैं, विधेयक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत में उपराष्ट्रपति के क्रम में कौन था, बर्मा था। अच्छा, अभी जो है उपराष्ट्रपति का कौन है, याद रखनी है अभी उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो अभी उपराष्ट्रपति वर्तमान में कोई भी नहीं है, लेकिन इससे पहले कौन थे, तो याद रखनी है जगदीप धनखड़ थे। क्या बोलेंगे, जगदीप धनखड़ जी थे, जो कि याद रखनी है ये क्या कर दिए दोस्तों, इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान की बात करेगा तो ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ये तो दोस्तों होता है, याद रखनी है भारत के महान्यायवादी। क्या बोलेंगे, महान्यायवादी जी होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर
महान्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। लेकिन जब 88 के क्लाउज 3 को पढ़िएगा तो यहाँ पर साफ शब्दों में बोला गया है कि दोस्तों कि महान्यायवादी ऐसे पर्सनैलिटी यानी ऐसे व्यक्तित्व के आदमी होंगे जो कि याद रखनी है संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्या सकते हैं, बैठ सकते हैं। और याद रखने हैं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखनी है मतदान नहीं कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, मतदान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो है वर्तमान में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वर्तमान में दोस्तों भारत का महान्यायवादी कौन हो जाएगा। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हो जाएंगे, तो आर वेंकट रमनी है। कौन बोलेंगे, आर वेंकट रमनी हो जाएंगे, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो हो जाएगा महान्यायवादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। देखिए जब 101 के क्लाउज दोस्तों आप 4 को पढ़िएगा तो यहाँ पर बोला गया है कि संसद का कोई भी सदस्य होगा तो वो दोस्तों अगर बोल सकते हैं 60 दिन तक, क्या बोलेंगे, 60 दिन तक उपस्थित रहता है, उपस्थित नहीं होता है तो याद रखनी है उसकी क्या करेंगे, सदस्यता को समाप्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे 2 माह। और वहीं अगर राज्य विधानमंडल की बात करेगा तो राज्य विधानमंडल की चर्चा जो है याद रखनी है, इसमें बोला गया है 190 के क्लाउज 4 में, ठीक है। तो ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और लड़का जो है क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, 280 सदस्य नहीं 250 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 250 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इसकी चर्चा 80 के क्लाउज 3 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो दोस्तों इसमें 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं वो किस किस करते हैं, तो याद रखना है कला से करते हैं, साहित्य से करते हैं, और याद रखनी है विज्ञान से करते हैं, और दोस्तों किससे करते हैं, समाज सेवा से करते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा एक प्रकार का अस्थाई सदन है। क्या है दोस्तों, अस्थाई सदन है। राज्यसभा की चर्चा भारतीय संविधान के क्लाउज 80 में किया गया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके सदस्य का दोस्तों कार्यकाल होता है और इनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 1/3 सदस्य दोस्तों याद रखनी है 6 वर्ष में 2 वर्ष में दोस्तों क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। तो समाप्त होने का विषय नहीं है क्योंकि एक प्रकार का अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो किस सभा का अध्यक्ष, तो देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, सभापति होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, सभापति तो बोलते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन करेगा, अनुच्छेद 64 को जब पढ़िएगा तो कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। तो उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसका सभापति तो करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, अभी तुरंत बताएं। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में है। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है यानी कि गलत है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल ठीक है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये गलत हो गया। धन विधेयक की बात करेंगे, धन विधेयक की चर्चा जो है भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करेंगे तो 109 में किया गया है, ठीक है। कितना में किया गया दोस्तों, 109 में किया गया। और धन विधेयक की परिभाषा की बात करेंगे तो 110 में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखनी है धन विधेयक जो हमेशा और हमेशा लोकसभा में पारित किया जाता है। याद रखनी है राज्यसभा को मात्र दोस्तों 14 दिन इसको रोकने का दोस्तों सिर्फ कार्य है, ठीक है। ये 14 दिन तक क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर ये पारित कर दिए तब फिर भी पारित माना जाएगा, नहीं भी पारित किया तब फिर भी पारित माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो ये दोस्तों केवल लोकसभा में, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, लेखानुदान बना है। लेखानुदान दोस्तों किसको बना है, तो याद रखनी है जो आपका बजट होता है। बजट अगर पारित जो होता है, बजट पारित आपको पता है कि प्रत्येक साल होता है, लेकिन याद रखनी है कभी कभी लंबित मामला हो जाता है जो कि बजट पारित नहीं हो पाता है। तो इसी में दोस्तों कुछ राशि जो है निकाल लिया जाता है खर्च के लिए। जैसे मान के चलिए आप पटना में रह रहे हैं, आपको गार्जियन 5,000 रुपया प्रति माह दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा कोई ऐसा दिन होता है कि 1 तारीख को दोस्तों आपको 5,000 रुपया नहीं मिल पाया और आपको दोस्तों कितना मिला, याद रखनी है 2,000 रुपया ही मिला, और बोल दिया कि अभी इसमें चला और बाद में आपको दिया जाएगा। तो मतलब कोई राशि जो आप छुपा के रखते हैं, नुका के रखते हैं, पर्स के भीतर रखते हैं, उसी को लेखानुदान बोलता है। तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेखानुदान बोलते हैं। लेखानुदान की चर्चा भारतीय संविधान के 116 में किया गया, ठीक है। चलिए
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये दोस्तों याद रखनी है, कहाँ पर करते हैं? लोक लेखा समिति जो है लोकसभा के स्पीकर को देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 मेंबर होते हैं। कितना मेंबर होते हैं दोस्तों? टोटल 22 मेंबर होते हैं। और 22 मेंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 मेंबर जो है लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर जो है राज्यसभा को होते हैं। याद रखनी है, ये यंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मित्र के रूप में, गाइड के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है यानी गलत है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, बिल्कुल ठीक है, 28 जनवरी 1950 को हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य सभी किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है? नहीं, कोर्ट मार्शल को भी कर सकता है दोस्तों, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, अभी जो है आपको याद चीज रखनी है कि 52वां जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बी आर गवई है। कौन है दोस्तों? बी आर गवई है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहता है बीपीएससी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पर किसकी बात क्या है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का दोस्तों न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो याद रखनी है, राष्ट्रपति को ही करेगा। किसको करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति को करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए भारत में चलित न्यायालय इसका मानव सूत्र जो है किसने किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों अलग प्रवृत्ति के मनुष्य थे और इन्होंने बोला था कि याद रखनी है, कोई व्यक्ति है जो कि याद रखनी है ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और वो दोस्तों उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या बोलेंगे? न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो न्याय ही दोस्तों उनके घर तक चलेगा, उसी को चलित न्यायालय के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। उसके बाद एक आपका होता है राजकीय आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है वित्तीय आपातकाल। तो ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल में है और ये दोस्तों 356 आर्टिकल में है और ये दोस्तों 360 आर्टिकल में है। जब याद रखिएगा राष्ट्र का दोस्तों विफल हो जाता है तब दोस्तों राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये याद रखनी है 352 से लगाया जाता है। और इस तीनों का अगर भाग की बात करेंगे तो आपातकाल की चर्चा कितना भाग में वर्णन किया गया है? 18 भाग में वर्णन किया गया है। आगे की बात करेंगे, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से किया गया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो याद रखनी है राजीव गांधी हुआ करते थे। कौन बोलेंगे? राजीव गांधी। तो राइट आंसर हो जाएंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है। चलिए ये भी वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में हो जाएगा दोस्तों कितना है? 22 है। कितना है दोस्तों? वर्तमान में 22 है। मूल संविधान में 14 था, लेकिन याद रखनी है 15वीं भाषा जो जोड़ा है दोस्तों, ये कौन जोड़ा है? संधि भाषा जोड़ा है। और इसको जो जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है। उसके बाद जो है 3 भाषा जोड़ा गया, 15 3 18 हो गया। और उसको याद करने का ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोकनी हो जाएगा। इसको जो जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो फिर 4 भाषा को जोड़ा, तो ये कितना हो गया? 22 भाषा हो गया। और इसको याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या बोलेंगे? बोडमास। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसको जो जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वर्तमान में भाषा पूछेगा तो ये 22 हो जाएगा। और इसमें की चर्चा किसमें किया गया है? संविधान के 8वीं सूची में किया गया है। चलिए सीडीपी एवं एनईसी के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। ये सब दोस्तों फंसाने के लिए दिया था। त्रिस्तरीय जैसे ही देखा होगा आपने, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट दोस्तों गठन कब किया? 1957 में। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1958 में। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1959 ईस्वी में, याद रखनी है, राजस्थान के नागौर जिला में, कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज को लागू किया गया। और कैसा पंचायती राज? त्रिस्तरीय पंचायती राज। जिला स्तर पर याद रखनी है जिला परिषद, और प्रखंड स्तर पर बोल सकते हैं पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो ये याद रखनी है, त्वरित निर्णय है, लचीलापन है,
बड़े देशों के लिए आदर्श ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया? तो विकेंद्रीकरण का सिफारिश प्रणाली जो है बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया और इन्होंने ही याद रखनी है त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो गठन किया उसी में दोस्तों विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि पंचायत का दोस्तों विकेंद्रीकरण किया जाए और 3 स्तर में बांटा जाए, पहले जिला स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर, उसके बाद ग्राम पंचायत। ठीक है, ये चीज भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? याद रखनी है पंचायती राज त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रशासनिक प्राधिकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो भारत स्तर पर ब्लॉक पर पंचायत समिति जो हो जाएगा वो प्रशासनिक प्राधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। रिपीट क्वेश्चन ज्यादा देख रहे हैं, पूछा रहा है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है? तो उस समय 1206 था। इसको अभी आप देख लीजिएगा करंट की दृष्टि से अभी कितना जा रहा है। ठीक है, चलिए निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अगर हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करेंगे तो इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं दोस्तों? 15 देश के मेंबर शामिल हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों याद रखनी है 10 क्या है? 10 जो है इसमें अस्थायी है। क्या होते हैं? 10 अस्थायी होते हैं और 5 दोस्तों अस्थायी हैं। क्या होते हैं? 5 अस्थायी हैं। जो 10 अस्थायी हैं इसका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का, और ये तो दोस्तों अस्थायी हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन है? तो याद रखनी है सबसे पहले आपको अमेरिका याद रखनी है, अमेरिका के बाद याद रखनी है चीन, उसके बाद याद रखनी है फ्रांस, उसके बाद याद रखनी है ब्रिटेन। क्या याद रखेंगे? ब्रिटेन। उसके बाद याद रखनी है रूस। तो ये ऐसे 5 देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं, तो जर्मनी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। इसका गठन 1961 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में, जहाँ पर गठन किया गया था। और ये याद रखनी है मानव अधिकारों के संरक्षण से इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बेंगलुरु में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था? 1965 में। अगर वहीं पर बात करेंगे सीआरपीएफ आपसे पूछ सकता है, सीआईएसएफ पूछ सकता है। सीआरपीएफ याद रखनी है 1939, और ये याद रखनी है दोस्तों 1969। यहाँ से ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों इसको अंगीकृत किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे संविधान सभा जो भारत आया था दोस्तों किसकी अनुशंसा पर? कैबिनेट मिशन के सत्ता पर। कैबिनेट मिशन ने दोस्तों संविधान सभा का गठन किया और इसको अंतिम रूप का प्रदान किया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन दोस्तों कई कानून जो है क्या हुए? लागू हो गए। लेकिन अंतिम पूर्ण कानून जो अगर बात करेगा कब लागू हुआ, तो वो दोस्तों आपका याद रखनी है 26 जनवरी 1950 को हुआ पूर्ण रूप से। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। अच्छा, संविधान सभा में दोस्तों कितने सदस्य थे? याद रखनी है संविधान सभा को बनाने का किसने किया था? कैबिनेट मिशन। क्या बोलेंगे? कैबिनेट मिशन। अच्छा, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कब आया था दोस्तों? 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे? याद रखनी है 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य का नाम याद रखनी है। के से हो जाएगा क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। इसको पैथ्रिक लॉरेंस बोलते हैं, और यही दोस्तों कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी था। भारतीय सचिव के पद पर थे और अध्यक्ष दोस्तों इन्हीं को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए सबसे पहले क्या होगा? सार्वभौमिक होगा। तो यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक है, उसके बाद सत्ता संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, जनवादी, गणतंत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत में किस रूप से घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के बारे में घोषित किया है। तो देख रहे हैं एक ही प्रश्न को कितना दोस्तों बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोग से। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका टोटल चीज हमने पहले ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को सुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो यही हो जाएगा। प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या है, जनता दोस्तों सीधे सरकार को चुनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो अगर भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करेंगे तो दो प्रकार का होता है, एक होता है संघात्मक और एक आपका होता है एकात्मक। क्या होता है, एकात्मक होता है। संघात्मक की बात करेंगे, संघात्मक कहने का मतलब होता है कि केंद्र दोस्तों अलग कानून बनाता है, और राज्य की बात करेंगे तो राज्य दोस्तों अलग होता है। केंद्र दोस्तों राज्य से अलग होता है और दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं। लेकिन एकात्मक में बात करेंगे तो सिर्फ केंद्र होता है और केंद्र के अधीन ही सभी राज्य होते हैं, जैसे अमेरिका का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर भारत को दोस्तों भावनाओं के आधार पर दोस्तों एकात्मक भी बताया है, लेकिन याद रखनी है प्रकृति में संघीय है किंतु भावनाओं में एकात्मक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बीपीएससी माना है, और यह 63वां बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किसका संबंध है। अगर हम लोग 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया दोस्तों किस संविधान के संबंधन संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें किसकी बात किया गया दोस्तों, दल बदल कानून को जोड़ा गया। क्या बोलेंगे, दल बदल कानून को जोड़ा गया। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार दोस्तों याद रखनी है, ये राज्य सूची के अंतर्गत हो जाएगा। और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ है दोस्तों याद रखनी है, ये कब हुआ है, 1951 में हुआ है, और ये भूमि सुधार से लेकर ही संबंधित है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। आपको पता है 1955 के दोस्तों नागरिकता संबंधित अधिनियम में भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन कौन होता है, याद रखनी है जन्म के आधार पर, याद रखनी है वंश के आधार पर, याद रखनी है पंजीकरण के आधार पर, याद रखनी है यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे देशीकरण के आधार पर, और एक बोल सकते हैं याद रखनी है भूमि विस्तार। क्या बोलेंगे, भूमि अधिकरण यानी भूमि विस्तार करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय बैंक में धन जमा करके दोस्तों आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और नागरिकता संबंधित सभी कानून कौन बनाएंगे, संसद बनाएंगे, और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। यानी कि विधि के नियम सभी के लिए एक कानून हो और सभी के लिए एक न्यायतंत्र हो। ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसका जो है याद रखनी है उदाहरण है 14 से लेके 18 तक सभी आर्टिकल। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय याद रखनी है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रीट जारी करता है किस माध्यम के द्वारा, अनुच्छेद 32 और 226 के द्वारा दोस्तों हाईकोर्ट दोस्तों रीट जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और भाग 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी बात याद रखनी है। मौलिक अधिकार 12 में दोस्तों मौलिक अधिकार राज्य की परिभाषा में है, 13 में अल्पीकरण के बारे में बताया गया, 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में अवसर की समानता, 17 में अश्लीलता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में बोल सकते हैं दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण, 23 में दोस्तों बलात्श्रम या बेगारी प्रथा, 24 में बोल सकते हैं 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करना है, 25 में धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में दोस्तों बोल सकते हैं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, 27 में धार्मिक कार्य के लिए दोस्तों धन इकट्ठा कीजिएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 28 में बोल सकते हैं कोई भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय होगा, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, वहां प्रशासन कर सकते हैं, 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया, अनुच्छेद 32 में दोस्तों क्या है संवैधानिक उपचार है, और अनुच्छेद 33 में दोस्तों क्या है याद रखनी है सैनिक एवं प्रेस का दोस्तों अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इतना आर्टिकल को एकदम 32 तक आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता स्वतंत्रता का बात कौन करता है, अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, तो यही हो जाएगा संपत्ति का अधिकार दोस्तों। अब मूल अधिकार नहीं बल्कि क्या हो जाएगा विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया, और इसको जो जोड़ दिया 300 के कॉम में जोड़ दिया, और याद रखनी है कि संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम दोस्तों अधिकार परीक्षा को कहते हैं, यानी कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति उसका दोस्तों अधिकार के अंदर दोस्तों बाहर काम नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ऐसे दोस्तों प्रतिषेध का मतलब भी पोस्टमार्टम किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो ये दोस्तों कहाँ से है? 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। और भाग की बात करेगा तो भाग दोस्तों 4 में है। और ये कहाँ से लिया गया है? याद रखनी है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तो हमने पहले ही इसके बारे में सभी चीज अनुच्छेद को चर्चा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया गया है? तो पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 40 में है। और 40 किस में आएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो याद रखनी है, जब आप मौलिक अधिकार का दोस्तों हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हनन होता है तो आप दोस्तों न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 37 में है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यही दोस्तों अनुच्छेद 37 वर्णन भी करता है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण किया जाता है। तो मौलिक कर्तव्य हमने पहले बताया, मौलिक कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पहले मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद के दिनों में इस संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और बाद में दोस्तों 66वां संविधान संशोधन होता है तो एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अभी जो है वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन के 10 आधार को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, न्यायपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये तो दोस्तों एक प्रकार का डीपीएसपी हो गया। हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्धि विरासत का संरक्षण करना, यही एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये संसद का हिस्सा होता है। अगर हम लोग बात करेंगे संसद में कितने सदन होते हैं, तब तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं अंग की बात करेगा तो अंग दोस्तों कितने होते हैं? 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव की बात करेंगे तो अनुच्छेद 55 को जब पढ़िएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 55 में बोला गया राष्ट्रपति का चुनाव एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर से एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा हो जाएगा। लेकिन अनुपातिक मत प्रणाली इसी का दोस्तों रूपांतरण है। तो यहाँ पर से बी एवं सी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का पद है, 53 में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में दोस्तों निर्वाचन मंडल है या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, 55 में निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संकरीय मत प्रणाली के द्वारा होगा, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्षों का होगा, 57 में राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, 59 में सेवा एवं शर्तें हैं, 60 में दोस्तों शपथ है, 61 में दोस्तों महाभियोग है। ठीक है, ये सभी बात को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे विवाद को किसमें सोचा जाता है? तो अनुच्छेद 71 को पढ़िएगा। तो अनुच्छेद 71 बोलता है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखनी है, अनुच्छेद 61 को पढ़िएगा। तो अनुच्छेद 61 में क्या है दोस्तों? महाभियोग प्रक्रिया है। क्या बोलेंगे? महाभियोग प्रक्रिया है। और महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति होता है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार में अगर बात करेगा तो ये प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों में किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान केंद्रीय सरकार की अधिशासी, तो अधिशासी दोस्तों जो होगा ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के द्वारा करता है और ये दोस्तों हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर सभी में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो दोस्तों लागू करते हैं ये दोस्तों राज्यपाल की अनुशंसा पर, किस पे दोस्तों? राज्यपाल के कहने पर करता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है 75 के क्लॉज में। राज्यों के मुख्यमंत्री, ये दोस्तों विधानमंडल में जो मतलब बोल सकते हैं बहुमत दल का नेता होता है, उसको दोस्तों राज्यपाल दोस्तों क्या करते हैं, उस राज्य का, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो ये दोस्तों राज्यपाल का काम है, न कि राष्ट्रपति का। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। तो ये गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। आगे की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये दोस्तों हो जाएंगे, याद रखनी है, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र बाबू। कौन बोलेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और स्वतंत्र भारत के भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की कम से कम 35 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव जिस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे दोस्तों। कल जो इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में जो भी सम्मिलित बचे हुए भाग हैं पॉलिटी के सभी क्वेश्चन को हम लोग वहां पर रखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस तरह के संबंधित वीडियो अगर आप लोग 10 दिन समय देते हैं तो 10 दिन में हम लोग सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे और इसी से दोस्तों 60 से 70 प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।